यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट आउट से। लिखा हुआ है इन टू डायमेंशनल स्पेस द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द वेरिएबल्स x एंड y इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट x y हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। 2D स्पेस में जब हम काम करते हैं तो उसके जो वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ से जो ग्राफ बनता है वो दरअसल सेट होता है, इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ये इसको आप इसकी एग्जांपल के तौर पर आप वो देख लें जो हम लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में एक पैराबोला ड्रा किया था। उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके कुछ पॉइंट्स बनाए थे और उसको हमने ड्रा कर लिया था। तो ड्रा करने से क्या बना था, यूजली सच ग्राफ्स आर कर्व। तो एक कर्व बन गई थी जिसका कर्व को हम नाम देते हैं पैराबोला का। तो एक पैराबोला बन गया था। इसी तरह जब 3D स्पेस में हम चलते हैं, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन रिलेटिंग द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन यूजली सच ग्राफ ऑफ सर्फेसिस। जब हम 3D स्पेस में चलते हैं तो 3D स्पेस में हम एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो तीनों की वैल्यूज़ जो होंगी, जिससे जो जो भी सरफेस बनेगी वो सरफेस क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगी। एक्स वाई जी का जितनी भी वैल्यूज़ हम उसमें जो 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 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है वो उस सब का सेट जो है वो एक सरफेस बना देगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन, जैसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे ही दो सरफेसेस भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो पहली चीज़ है इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस इज़ अ कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो दो सरफेसेस की इंटरसेक्शन होती है वो दरअसल कर्व होती है 3D स्पेस में। अगर मैं 2D स्पेस कर्व की बात करूं, जैसे पैराबोला होता है तो वो इस तरह की शेप बन जाती है पैराबोला की। लेकिन जो 3D में स्पेस कर्व होती है, 3D में कर्व जो होती है वो किस तरह की होगी, वो हो सकता है वो इस तरह की हो, इस तरह की कर्व। मतलब वो 2D में ना हो, या वो हो सकता है ऐसे हो। तो वो कर्व किसी तरह की भी हो सकती है, 3D स्पेस में वो सरफेस इसके मुताबिक होगा। इट इज़ द रीज़न डैट अ कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्टिंग सरफेसेस। तो यही वजह है कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो दो इक्वेशंस होती हैं, वो जो कर्व बन रही होती है वो दरअसल जो कर्व दो सरफेसेस की इंटरसेक्शन से बनती है, वो उस जो इक्वेशंस होती हैं उन दो सरफेसेस की, उससे वो इंडिकेट करती है। जो कर्व होती है वो किससे बनी है, किन सरफेसेस से बनी है, वो हमें शो कराती है कि वो इक्वेशंस कौन कौन सी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल दी हुई है उन्होंने इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड स्फीयर। कोन की अपनी इक्वेशन होती है, स्फीयर की अपनी इक्वेशन होती है। तो इसकी मदद से जो कर्व बनेगी वो हमें बताएगी कि वो किसकी बनी है। अब वो जो मिसाल के तौर पर जो भी कर्व बनेगी उसकी इक्वेशन होगी वो हमें बता देगी कि कौन और स्फीयर की एक जो इंटरसेक्शन से वो ये कर्व बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन। तो प्लेन आपने पहले पढ़े हुए हैं 2D स्पेस में। 2D प्लेन में तो लिखा हुआ है इफ़ द टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल देन दे इंटरसेक्ट इन देयर इंटरसेक्ट एंड द इंटरसेक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। दो प्लेन्स जो कि पैरेलल ना हो वो लाजमी तौर पर इंटरसेक्ट करेंगे। देयर इंटरसेक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और उनका इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई कर्व नहीं बनेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा। नोट पैरेलल, अगर दो लाइंस वो प्लेन पैरेलल अगर इस तरह होंगे पैरेलल बिल्कुल, तो कभी भी सीधे चलते जाएंगे, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो उनका नॉन पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर नॉन पैरेलल होंगे तो यहाँ पे आके कहीं पे इंटरसेक्ट वो कर जाएंगे। अब है thus two non-parallel planes represent a straight line given by two simultaneous linear equation in x y z are known as non-symmetric form of equation of straight line। तो जो वो उन दो नॉन पैरेलल प्लेन से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो दरअसल रिप्रेजेंट कर रही होगी लीनियर इक्वेशंस को। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, एक प्लेन की कोई इक्वेशन होगी जो कि इंटरसेक्शन के दौरान जो लाइन बनी है वो उन दो इक्वेशन से मिलकर बनेगी, और वो उनको क्या कहलाते हैं हम, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब वो जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये डायग्राम में प्लेन बने हुए हैं जो कि पहले डिस्कस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास कुछ एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रीजन।
रीजन एक्स वाई प्लेन की रीजन की इक्वेशन क्या होती है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब पहले सेकंड लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन z इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसी तरह एक्स जी प्लेन में y की वैल्यू ज़ीरो और वाई जी प्लेन में x की वैल्यू ज़ीरो। और एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है उसमें y और z की वैल्यू दोनों ज़ीरो होती हैं। y एक्सिस की लाइन में z और x की वैल्यू दोनों ज़ीरो होती हैं, और इसी तरह z एक्सिस की लाइन में x और y की दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो ये इक्वेशन ये आपको रफली में बताया हुआ है, इसका एक टेबल भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है प्लेन पैरेलल्स टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट प्लेन्स? कोऑर्डिनेट प्लेन ये जो ये लाइन होती है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस की लाइन जहाँ पर वाई और जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन और ये जी एक्स की लाइन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। अब कुछ प्लेन्स हैं जो इनके पैरेलल हैं, जैसे ये वाला जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला प्लेन, ये पैरेलल है आपके पास एक्स वाई प्लेन के, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ये फ़र्क आया है इस प्लेन का, ये z इज़ इक्वल टू 5, ये फ़र्क आया है। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं रहा, यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ये छोटा सा लिखा हुआ है z इज़ इक्वल टू 5, तो ये z इज़ इक्वल टू 5 इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ऊपर आ गया थोड़ा सा। इसी तरह ये जो प्लेन है ये इस तरह है, ये पैरेलल है आपके पास एक्स जी प्लेन का, एक्स जी प्लेन के पैरेलल है। तो एक्स जी प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पे ये प्लेन जो होगा वो होगा y इज़ इक्वल टू 3। इसमें y की वैल्यू यही एक्स जी प्लेन था, इसमें y इज़ इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर एक्स जी प्लेन में y इज़ इक्वल टू 3 आ गया, तो इसलिए थोड़ा इसके पैरेलल आ गया। नेक्स्ट है वाई जी प्लेन, जो ये वाला प्लेन है, ये वाई जी प्लेन है आपके पास, ये x और z के वाई जी प्लेन के पैरेलल होगा और इसमें x की वैल्यू होगी, या वाई जी प्लेन में x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के लिए वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने x इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिया हुआ है, x इज़ इक्वल टू 2 लिया हुआ है। तो ये जो प्लेन है ये यहाँ से मैं यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2 आया हुआ है, तो ये एक प्लेन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज़ इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स रिप्रेजेंट अ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी, जिसमें ए बी सी डी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी प्लेन को। अब नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? आपका एक बॉल ले लें, वो आपके पास एक स्फीयर होता है। तो स्फीयर की यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर ए है। और एक्स वाई जी क्या है? एक्स है आपके पास, जो एक बॉल पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, उधर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी, कोई ना कोई जी की वैल्यू होगी, तो वो आपके पास पी एक्स वाई जी आएगा। और ये जो दरमियान पॉइंट है, जो इसका ओरिजिन कह लें, उसका सेंटर कह लें, वो होगा पी नोट एक्स नोट वाई नोट जी नोट। मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लें, उसका एक्स माइनस एक्स नोट करेंगे, जो उसका सेंटर होगा वाई माइनस वाई नोट जी माइनस जी नोट। इस तरह इसकी हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्फीयर की। अब ये स्फीयर का कोई अंदर का हिस्सा उन्होंने बताए हुए हैं कि एक अंदर वाला बॉल है। अगर आप इसको हैंडआउट्स में देखो तो आपको इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। एक अंदर बॉल है, उसकी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट उसका। तो ये है जिसमें यहाँ पर रेडियस इसका 1 है, मतलब ये जो अंदर बॉल है वो छोटा है, उसका रेडियस 1 होगा। उसके ऊपर एक और बॉल है जिसका रेडियस 2 होगा, और ये जो आउटर बॉल है उसका रेडियस 3 होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, ये मतलब है इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है। तो इस तरह इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन एक कॉन होती है जो कि जिसका रेडियस एक जैसा होता है। राइट का मतलब यहाँ पर यही है, राइट का मतलब है कि इसका रेडियस एक जैसा ही है, वो कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं है। तो
ये एक फिगर है इसकी कौन की, एंगल इसका बन रहा है π/4 और इसकी इक्वेशन है z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी ये ऊपर वाली जो प्लेन होगा ये उसकी इक्वेशन है, पूरे कौन की इक्वेशन ये नहीं होती, ये सिर्फ ऊपर वाले प्लेन की ये इक्वेशन है। अब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ऊपर से ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मुझे x और y पे नज़र आएगा। ये नीचे x y प्लेन है, यहाँ पे मुझे x और y में नज़र आएगा कुछ इस तरह का। ये पॉइंट होगा यहाँ पर, एक पॉइंट होगा यहाँ पर, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास ये एक लाइन बन जाती है। जब ये एंगल देखूंगा तो मेरे पास ये 45 बन रहा है। तो ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट 01 है। इससे पता चलता है कि इसका रेडियस आपके पास 1 है। अब ये लिखा हुआ है x + y इज़ इक्वल टू 1 ग्राफ इन 2 स्पेस। जब x + y इज़ इक्वल टू 1 था, ये इस 2 स्पेस में ग्राफ ड्रा किया है, सिर्फ x और y प्लेन में है। और यहाँ पर 3 स्पेस है, 3 स्पेस में अगर आप ये जो लाइन है इसको आप इसमें z भी इन्वॉल्व कर दो तो z आपके पास ये आ जाएगा। ये एक सरफेस इस तरह बनी हुई है, तो ये है 3z स्पेस में x + y + 1 इज़ इक्वल टू, इसकी जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। नेक्स्ट अगर आप इसको मज़ीद इसको, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको ये इस तरह कर्व बन रही नज़र आएगी। अगर इसको यहाँ से देखें तो ये आपके पास एक कर्व बन रही है जो कि एक पैराबोला की फॉर्म में नज़र आ रही है। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन लिखी है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट है, अगर हम इसी को ये है 2D स्पेस में, ये 2D में है। अगर इसको हम 3D में ड्रा कर लें तो हमारे पास ये इस तरह की बनती है। यहाँ पर हमने z भी इन्वॉल्व कर लिया तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। इसको हम ये ऊपर से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई प्लेन नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इसको साइड से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह की फ़िगर नज़र आएगी। तो ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन की कुछ एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट है आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब भी यही है कि इसके जो मोटाई है हर जगह से एक जितनी होगी, कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम नहीं होगी। तो पहले तो आप ये तस्वीर देखें, यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल है मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में पड़ा होगा, लेटा होगा एक ऐसे, ये जैसे ये है, ये भी एक सिलेंडर ही है, पेन भी इस तरह पड़ा हुआ है, तो ये एक इस तरह ये पड़ा हुआ है। इसके जो सर्कल होगा वो होगा XZ प्लेन में, ये X और Z प्लेन में। ये अगर ये मैं इसको इस पेन को ये ऐसे देख रहा हूँ तो ये है, अगर इस पेन को मैं ऐसे देखूँ बिल्कुल सामने से तो ये मेरे पास बनता है, ये एक सर्कल मुझे नज़र आएगा। तो ये जो सर्कल है वो ये आपके पास XZ प्लेन में बनेगा जो कि नेक्स्ट चीज़ है इसमें। तो इसकी इक्वेशन जो होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो मज़ीद इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है हॉरिजॉन्टल एलिप्टिक सिलेंडर। ये भी किस्म का सिलेंडर ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये एलिप्स बना हुआ है। सर्कल होता है, सिलेंडर होता है इस तरह का, ये जैसे ये पेन है, तो इस तरह अगर इसको हम इसका एक हिस्सा यहाँ से काट दें और यहाँ से भी काट दें और उसको हम स्ट्रेच कर दें, एक का ऊपर वाला हिस्सा और एक का नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेच कर दें तो वो एलिप्टिकल सिलेंडर बन जाता है, क्योंकि उसका सर्कल नहीं रहता, वो एलिप्स टाइप बन जाती है इसकी इक्वेशन। तो वैसे उसका जो आउटर सरफेस है वो जो है वो एलिप्स नहीं रहता, अगर हम उसको वैसे ऊपर से देखें तो हमें वो सर्कल ही लगेगा। अब इसमें जो इसकी जो इक्वेशन लिखी हुई है, उसके जो सर्कल जो बनेगा उसकी इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, और इसके और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि XZ प्लेन में है तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम इसको मज़ीद डिटेल्ड देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर XY प्लेन में एक सिलेंडर ड्रा किया हुआ है। इसको अगर हम ऊपर से देखें तो हमें ये सर्कल एक नज़र आ रहा है जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन बन रहा है, जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है z इज़ इक्वल टू 3। और इसी तरह ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं 2 0, ये 0 2, इससे मतलब ये निकलता है कि इसका रेडियस 2 है, इस सर्कल का रेडियस 2 है। और यहाँ पर z कितना भरा हुआ है, z यहाँ पर 3 हिस्से भरा हुआ है। अगर 2 हिस्से x भरा हुआ है तो एक हिस्से ज़्यादा z भरा हुआ है, मतलब 3 हिस्से जो है वो भरा हुआ है आपका z। तो आज का लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज़।